राजा जी, आज आपके द्वारा ये प्रेस वार्ता रखी गई, आखिर क्यों रखी गई, किन मुद्दों पर रखी गई? देखिए, मंगोलपुरी विधानसभा के को लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जहां अनेकों समस्याओं से वहां की जनता जूझ रही है। सर, लगातार मंगोलपुरी विधानसभा में बढ़ते अवैध नशे की वजह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं ये उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि वो हमारे वोट से चुन करके संसद तक, विधानसभा तक, नगर परिषद तक जाते हैं, और जो वहां जाने के बाद एक बार भी इस विषय को नहीं उठाते, इस मुद्दे को नहीं उठाते। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये देश से जुड़ा मुद्दा है, राजधानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर हमें कंटिन्यू उठाना चाहिए, ताकि शासन और प्रशासन अगर मिल करके काम कर सकेगा तो ही ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और नशा तो वैसे भी हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को लगातार खोखला करने का काम कर रहा है। मैं क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, उन जनप्रतिनिधियों से ये बात कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिनको जनता ने अपना महत्वपूर्ण और कीमती वोट देकर के विधानसभा में, लोकसभा में, नगर निगम में भेजा है, ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो मजबूती से इस मुद्दे को उठाएं और अपने क्षेत्र के अंदर लगातार इस तरीके का व्यापार करने वाले, नशे का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ जमीनी स्तर पर आकर के विरोध करें, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। यदि वो नशा बंद नहीं होता और अगर नहीं बंद करवा पाते तो उनके खिलाफ डीसीपी साहब के पास जाकर के मोर्चा खोलने का काम करें। राजा जाटव जी, मंगोलपुरी में हो रहे विकास कार्यों पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई विकास कार्य हो रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आप सिर्फ एक सड़क बनाने को, एक नाले के निर्माण को विकास नहीं कह सकते। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर प्रथम चुनाव सन 1993 में हुआ। सन 1993 से सन 2025 आ चुका। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर 2505 सलम बस्ती, जे क्लस्टर उस समय भी थे और आज भी हैं, तो मैं इसको विकास नहीं मान सकता। वहीं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर से कितने अधिकारी निकले, कितने ऑफिसर निकले, कितने व्यापार मेले लगाए गए ताकि यहां के बच्चों को रोजगार मिल सके। किसी नेता के पास ऐसी पॉलिसी आज तक नहीं रही। ना ही किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने जो जनता के वोट से चुन करके विधानसभा में गया, संसद में गया, वो इस तरीके की कोई योजना लेकर के आया कि ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके और वो आगे बढ़ सके। राजा जी, मंगोलपुरी विधानसभा में आए दिन क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा पहले कहा कि क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है, जो लगातार अपनी जिम्मेवारी से भागने का कार्य कर रहे हैं, जो लगातार अपनी जिम्मेवारी से भागने का कार्य कर रहे हैं। आज तक हमने किसी भी जनप्रतिनिधि को मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर किसी नशे के व्यापारी के खिलाफ, नशा बेचने वाले के खिलाफ कोई धरना करते हुए नहीं देखा, कोई प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा, जो कि वो हमारे एक कीमती वोट से चुन करके उस संसद तक, उस विधानसभा तक जाते हैं और वहां जाने के बाद इन सब हमारी जमीनी समस्याओं को भूल जाते हैं। राजा जाटव जी, आप समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि की बात हो रही है, मंगोलपुरी विधानसभा में नशे की बात हो रही है, अवैध नशे की बात हो रही है। बात करें, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, मंगोलपुरी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, पार्षद जो है आम आदमी पार्टी से आते हैं, तो कैसे आपस में तालमेल बैठेगा और ये जनप्रतिनिधि कैसे नशे के विरुद्ध और मंगोलपुरी विधानसभा के विकास के लिए कार्य करेंगे? क्या आपसी तालमेल इनका बैठा हुआ है? क्योंकि विधायक बीजेपी से है और जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी से है। जैसा कि अभी हमारे संपादक जी नीरज यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी एक स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता हूं, और लेकिन नेता होने से पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। समाज मेरे लिए सर्वप्रथम है, मेरी विधानसभा मेरे लिए सर्वप्रथम है। यदि नशे के व्यापार को बंद करना है तो शासन को और प्रशासन को मिलकर के ही काम करना पड़ेगा, तभी नशे का व्यापार बंद हो सकता है। अगर यदि सरकार अपनी पर आ जाए, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपनी पर आ जाएं, मुख्यमंत्री अपनी पर आ जाए, सांसद अपनी पर आ जाए, तो मात्र 2 घंटे लगेंगे नशे के व्यापार को समाप्त करने में। एक ऑर्डर पारित होना चाहिए, जिस भी बीट ऑफिसर के क्षेत्र में यदि कोई नशा बिकता पाया गया तो पूरी बीट लाइन हाजिर नहीं, सस्पेंड करके घर बैठा दी जाएगी।
यदि कोई भी ऐसा सख्त ऑर्डर, सख्त आदेश विधानसभा में, संसद में पारित होता है तो आप देखिए कितनी जल्दी नशे के व्यापार को जमीनी स्तर पर खत्म किया जा सकता है, क्योंकि रोजी रोटी सबको प्यारी है। एक अंतिम सवाल, आज आपने प्रेस वार्ता जनप्रतिनिधियों को लेकर की, मंगोलपुर विधानसभा को लेकर की। डीसीपी सचिन शर्मा जो आउटर जिला के डीसीपी हैं, लगातार अवैध नशे की कमर तोड़ रहे हैं। मंगोलपुरी थाना मंगोलपुर विधानसभा में आता है। लगातार उनके नेतृत्व में पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। क्या लग रहा है जो डीसीपी सचिन शर्मा है, जिन्होंने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले डीसीपी सचिन शर्मा जी को दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं कि वो इस मुहिम को चला रहे हैं। अभी तक सचिन शर्मा जी से पहले कोई इतने सख्त डीसीपी नहीं आए थे कि नशे की कमर को तोड़ने का जिसने काम किया हो, और सचिन शर्मा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं सचिन शर्मा जी को। वहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर अनेकों समस्याएं हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि उसके ऊपर आंखें मूंदे हुए हैं। जैसे कि हमारी एक कतरन मार्केट है, मंगोलपुरी के अंदर एक मुर्गा मच्छी मार्केट है, हनुमान मंदिर ए ब्लॉक के अंदर एक कपड़े की मार्केट है, सब्जी मार्केट भी है, वहीं पंजाबी कैंप डीएसआई डीसी भी है। जो टेम्परेरी ठिये लगाते हैं लोग, आज तक इनको स्थायी नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मंगोलपुरी की जनता कहती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक विकास पुरुष रहते हैं। हमने विकास पुरुष को वोट देने का काम किया है। यदि विकास पुरुष हैं तो इन समस्याओं पर उनको काम करना चाहिए, मेरा मानना है। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर एक जेजे कलेक्टर है यूपी ब्लॉक का, जहां सन 1993 से सन 2025 वर्तमान समय तक अभी तक पानी के पाइप की लाइन नहीं है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर विकास हो रहा है? वहां की जनता समरसीबल गाड़ करके पानी पी रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को यह सोचना चाहिए कि जहां पे लोग समरसीबल का पानी पी रहे हैं और हम आज ये कह रहे हैं कि लगातार विकास हो रहा है मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर। यूटी ब्लॉक के जेजे क्लस्टर में जाकर के देखें, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। ये काम सन 1993 से लेकर अभी वर्तमान समय तक की हालत बता रहा हूं मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। फाइनली एक सवाल मेरा, विधायक और निगम पार्षद की कार्यशैली पर आपने सवालिया निशान लगा दिए विकास कार्यों के विषय पर। आपके हिसाब से क्या फार्मूला होना चाहिए काम करने का? उनको क्या खुद एक आम नागरिक और एक समाज सेवी होने के नाते आप उनको क्या कैसे मार्गदर्शन करना चाहोगे कि वो अपने सही सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दे? देखिए, सबसे पहले तो वोट देते समय जनता को सोचना चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो कितना एजुकेटेड है। यदि हम चौथी पास, पांचवी पास, नौवीं पास, नौवीं फेल, 12वीं फेल, 12वीं पास को संसद तक, विधानसभा तक भेजते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो जमीनी स्तर के हमारे मुद्दों को उठा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि उन्होंने वो नॉलेज गेन की होगी? कहीं से उनके पास वो नॉलेज आई होगी? किताबों को पढ़ने से भी बहुत ज्ञान मिलता है मेरे भाई। और मेरा मानना है कि अभी तक जो हमारे क्षेत्र के अंदर 2 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो एक 9वीं फेल, एक 5वीं फेल, एक 12वीं पास या 12वीं फेल। तो क्या लगता है आपको उनके पास कहां से इतनी नॉलेज आई होगी? और ऐसे ऐसे लोग जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन जाते हैं इस देश के अंदर। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे नहीं लगता कि इस देश का विकास हो सकता है जिस देश के अंदर 8वीं पास शिक्षा मंत्री बनेगा, 12वीं फेल शिक्षा मंत्री बनेगा। जिसको स्वयं शिक्षा का ज्ञान नहीं है उसको शिक्षा मंत्री यदि बना दें तो क्या लगता है आपको वो उस पर कार्य कर पाएगा? उस मिनिस्ट्री को संभाल पाएगा? अंतिम में 200 मंगोलपुरी की विधानसभा की जनता के लिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, जो मेरे क्षेत्र के अंदर जो भी अभी वर्तमान समय में जनप्रतिनिधि है उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस क्षेत्र के अंदर मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर अनेकों समस्याएं हैं। इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या है जिससे लगातार मंगोलपुरी जूझ रही है। आपने एक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया जिसको बाबा दुर्बतनाथ नाम दिया। उस ट्रामा सेंटर, जब वो ट्रामा सेंटर है तो वहां से मरीज रेफर संजय गांधी हॉस्पिटल से मरीज क्यों सफदरजंग हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल में, अन्य हॉस्पिटलों में रेफर किए जा रहे हैं? ट्रामा सेंटर का मतलब होता है कि तमाम जगह की समस्याओं को हम अपने हॉस्पिटल के अंदर समाधान करेंगे, तमाम मरीजों की समस्याओं का। लेकिन वहां से मरीजों को ट्रांसफर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रामा सेंटर